नमस्कार, आप देख रहे हैं सुबह 9 बजे। मैं हूं प्रीति। आइए शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। छत्तीसगढ़ में 4 पुलिसकर्मियों का अपहरण। बीजापुर जिले में नक्सलियों ने बस से उतार कर किया अगवा। जवानों की तलाश जारी। मध्य एशिया और रूस की यात्रा से लौटे प्रधानमंत्री। दौरे को बताया ऐतिहासिक। शंघाई सहयोग संगठन की पूर्ण सदस्यता बड़ी कामयाबी। कई देशों के साथ हुए अहम करार। इसरो का 2016 से हर साल 10 प्रक्षेपण का लक्ष्य। इसी साल दिसंबर तक छोड़ा जाएगा पहला सार्क सैटेलाइट। सबसे दूर के ग्रह प्लूटो के करीब से गुजरेगा नासा का यान। खींचेगा नई तस्वीरें। वातावरण, तापमान और भूगर्भ के जुटाएगा आंकड़े। आस्था का महापर्व कुंभ। नासिक और त्र्यंबकेश्वर में आज से शुरू। गृहमंत्री की मौजूदगी में ध्वजारोहण। 25 सितंबर तक 4 करोड़ श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद। पहली खबर छत्तीसगढ़ से है, जहां नक्सल पीड़ित जिले बीजापुर में नक्सलियों ने 4 पुलिसकर्मियों को अगवा कर लिया है। पुलिसकर्मियों को जिले के कुटरू थाना क्षेत्र में नक्सलियों ने कल वाहन से उतारकर अपहरण किया। ये जवान बीजापुर से कुटरू जा रहे थे। उनकी बस जब कुटरू और सकनापल्ली गांव के बीच पहुंची, तब नक्सलियों ने बस को रोक लिया। बस रोकने के बाद नक्सलियों ने बस की तलाशी ली और 4 पुलिस जवानों को अगवा करके अपने साथ ले गए। अगवा जवानों की तलाश की जा रही है। बड़ी संख्या में पुलिस दल जवानों की खोज में रवाना किया गया है। हालांकि अभी तक कोई जानकारी जवानों के बारे में नहीं मिल पाई है। इस समय स्थानीय पत्रकार गिरीश हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे ज्यादा जानकारी लेते हैं। गिरीश, आप क्या कुछ अपडेट दे पाएंगे? क्या कोई सुराग जवानों के बारे में मिल पाया है या कोई मांग नक्सलियों की तरफ से अभी तक रखी गई है? जी, इसमें देखिए अभी तक नक्सलियों ने किसी प्रकार की मांग नहीं रखी है और कल देर शाम दोपहर से जैसे ही नक्सलियों ने 4 जवानों को अगवा किया है। जो अगवा जवान है उसमें जयदेव यादव, मंगल सोढ़ी, राजू तेला और ये राम भज्जी करके हैं, जिसमें कि 3 जो आरक्षक हैं वो कुटरू थाना क्षेत्र में पदस्थ है और एक आरक्षक है वो बोदरे थाना में, जिसमें 2 आरक्षक बस में जा रहे थे और 2 आरक्षक अपनी बाइक से जा रहे थे, जिन्हें को नक्सलियों ने अगवा किया है। इस बात की पुष्टि बीजापुर एसपी के.एल. ध्रुव ने भी कर दी है और अपहृत जवानों की तलाश के लिए पुलिस की पूरी टीम निकली हुई है। और देर रात से, क्योंकि अभी बरसात का समय है, इसलिए रात के समय सर्चिंग उस ढंग से नहीं हो पाती, तो संभवतः आज और जी गिरीश, लगता है संपर्क टूट गया है। तो अभी तक कोई सुराग चारों पुलिस जवानों के बारे में नहीं मिल पाया है। पुष्टि आधिकारिक कर दी गई है कि चारों जवान अगवा किए गए हैं। नक्सलियों की तरफ से अभी कोई मांग भी नहीं रखी गई है, लेकिन सर्च ऑपरेशन इन चारों जवानों के लिए तेज स्तर पर शुरू कर दिया गया है। आइए आगे की खबरों का रुख करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस और 5 मध्य एशियाई देशों का दौरा संपन्न करके बीती रात स्वदेश लौट आए। इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री ने ब्रिक्स और शंघाई सहयोग संगठन के सम्मेलनों में भाग लिया। साथ ही पाकिस्तानी समकक्ष नवाज शरीफ समेत दूसरे नेताओं से बातचीत की। दिल्ली में पालम तकनीकी हवाई अड्डे पर उतरने के बाद प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया, मध्य एशिया की ऐतिहासिक यात्रा के बाद स्वदेश वापसी। 8 दिन के दौरे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, रूस, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान गए। इस यात्रा के दौरान इन देशों के साथ अलग अलग क्षेत्रों में समझौतों के अलावा आपसी संबंध मजबूत किए गए। रूस के उफा में शंघाई सहयोग संगठन के सम्मेलन में भारत को इस संगठन की पूर्ण सदस्यता भी मिली। प्रधानमंत्री की यात्रा का अंतिम पड़ाव ताजिकिस्तान रहा। दिल्ली लौटने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ताजिकिस्तान को मध्य एशियाई देशों में भारत का सबसे करीबी बताया। ताजिकिस्तान के राष्ट्रपति से सोमवार को द्विपक्षीय वार्ता में दोनों देशों के बीच कारोबार को बढ़ाने के लिए जल्द ही ठोस रोडमैप बनाने पर सहमति बनी है। साझा बयान में दोनों देशों ने आतंकवाद के खिलाफ सहयोग बढ़ाने पर भी हामी भरी।
मध्य एशियाई देशों में ताजिकिस्तान भारत के सबसे करीब है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ताजिकिस्तान के राष्ट्रपति इमाम अली रहमान दोनों देशों के संबंधों को नई ऊंचाइयों पर ले जाने को राजी हुए। साझा बयान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान और अफगानिस्तान का नाम लिए बिना कहा कि दोनों ही देश आतंकवाद के मुख्य स्रोत के करीब हैं। इस लिहाज से दोनों देश आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में सहयोग बढ़ाने को राजी हुए हैं। We are both located in the proximity of the main source of terrorism. Combating terrorism and extremism has always been an important and productive area of cooperation. दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश बढ़ाने के अलावा रक्षा संबंध मजबूत करने पर भी सहमति बनी। साथ ही संपर्क बढ़ाने और कृषि क्षेत्र में सहयोग को लेकर भी दोनों देश सहमत दिखे। We discussed measures to tap the rich potential in trade and commerce and to encourage joint ventures and investments. We have talked our joint commission to meet soon and finalize a concrete roadmap to expand our trade and economic ties. भारत और ताजिकिस्तान ने अफगानिस्तान के विकास और शांति प्रक्रिया में मदद जारी रखने का भी भरोसा जताया। द्विपक्षीय वार्ता के पहले प्रधानमंत्री मोदी का दुशांबे में भव्य स्वागत किया गया। नरेंद्र मोदी ने ससानी वंश के शासक और ताजिकिस्तान के संस्थापक इस्माइली सोमानी के स्मारक पर पुष्पांजलि भी अर्पित की। मोदी के मध्य एशिया दौरे का ये अंतिम पड़ाव था। वो उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, रूस के उफा, तुर्कमेनिस्तान और किर्गिस्तान होते हुए यहाँ रविवार की रात पहुंचे थे। नरेंद्र मोदी ने रूस के उफा में ब्रिक्स और शंघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन में हिस्सा भी लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। आतंकवाद के मसले पर भारत और पाकिस्तान के प्रधानमंत्रियों के बीच रूस में जो सहमति बनी थी, उस पर पाकिस्तान अब यू टर्न लेता नजर आ रहा है। पाकिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार सरताज अजीज ने आज कहा कि कश्मीर मुद्दे के बिना दोनों देशों के बीच बातचीत नहीं हो सकती। पाकिस्तान ने मुंबई हमले के मामले में और सबूतों की भी मांग की है। इस मुद्दे पर अब विपक्षी दल केंद्र सरकार पर निशाना साध रहे हैं। रूस के उफा शहर में शंघाई सहयोग संगठन की बैठक से इतर भारत और पाकिस्तान के प्रधानमंत्रियों की 10 जुलाई को मुलाकात हुई थी। यह तय हुआ था कि दोनों देश बातचीत को आगे बढ़ाएंगे और पाकिस्तान 26/11 के मुंबई हमलों के मामले में मुख्य आरोपी जकीर रहमान लखवी के वॉइस सैंपल सौंपेगा। लेकिन पाकिस्तान अब इससे पीछे हटता दिख रहा है। On Mumbai trial, our view has been and was so in this meeting as well that we need more evidence and information to conclude the trial. The reference to additional information is the recognition of the need for more information is needed to expedite the trial. पाकिस्तान ने कश्मीर मुद्दे के बिना दोनों देशों के बीच बातचीत से इनकार किया है और भारत से मुंबई हमलों के मामले में और सबूत मांगे हैं। साथ ही अब समझौता एक्सप्रेस ब्लास्ट के मामले में भी भारत से सूचना मांगने की बात कही गई है। यही नहीं, दिल्ली में मौजूद पाकिस्तान के हाई कमिश्नर अब्दुल बासित ने कश्मीर के अलगाववादी गुटों को ईद पर न्योता देकर मामले को और गर्मा दिया है। अब विपक्षी दलों ने पाकिस्तान के इस रुख के लिए प्रधानमंत्री से जवाब मांगा है। We have been nose-led into a situation which has caused India national embarrassment, and the Prime Minister is squarely responsible and answerable. पाकिस्तान से बात करते समय सतर्कता बरतनी चाहिए। पुराना रिकॉर्ड ठीक नहीं है और मैं चाहूंगा प्रधानमंत्री विपक्षी दलों को भी विश्वास में लें। हालांकि बीजेपी ने पाकिस्तान की ओर से आए इस बयान को महत्व नहीं देने की बात कही है और इसे उनकी अंदरूनी राजनीतिक मजबूरी करार दिया है। पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी को एड्रेस करना चाहती है और लगता है वो ये कई सारे स्टेटमेंट जो पिछले 2 दिन से अलग अलग सोर्सेज से जो आ रहे हैं, तो वो अपनी डोमेस्टिक कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए एड्रेस्ड हैं। दरअसल उफा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नवाज शरीफ के बीच पूरे 13 महीने के बाद बातचीत हुई थी। साझा बयान के अगले दिन पाकिस्तान ने कश्मीर मुद्दे को पर्दे के पीछे बातचीत के जरिए सुलझाने की बात कही थी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि देश में तटीय सुरक्षा को और बेहतर और मजबूत बनाया जाएगा। पणजी में तटीय सुरक्षा पर गृह मंत्री ने सलाहकार समिति की बैठक के बाद ये बात कही। तटीय सुरक्षा पर मंत्रालय की सलाहकार समिति ने मार्च 2016 के अंत तक 34 और तटीय पुलिस थाने संचालित करने के बारे में विचार किया। बैठक में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरेन रिजिजू और समिति के दूसरे सदस्य भी शामिल हुए।
तक हम लोगों ने कोस्टल सिक्योरिटी को इंश्योर करने में कामयाबी हासिल की है, लेकिन हम कोस्टल सिक्योरिटी को ऐसा इंश्योर करना चाहते हैं कि कहीं पर भी किसी प्रकार का कोई गैप शेष न बचे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सीबीआई ने मध्य प्रदेश व्यापम मामले की जांच शुरू कर दी है। सोमवार को भोपाल में एसटीएफ ने सीबीआई टीम को मामले से जुड़े दस्तावेज सौंपे। केंद्रीय जांच एजेंसी ने व्यापम मामले के साथ इससे जुड़े लोगों की संदिग्ध मौत की भी जांच करेगी। इसके लिए 40 अधिकारियों की टीम बनाई गई है। व्यापम मामले की जांच के लिए सीबीआई की टीम सोमवार को दिल्ली से भोपाल पहुंची। उन्होंने सीबीआई ऑफिस में एसटीएफ अधिकारियों से मुलाकात की। एसटीएफ ने व्यापम मामले से जुड़े दस्तावेज जांच एजेंसी को सौंपे। सीबीआई इन दस्तावेजों का अध्ययन करने के बाद जांच की योजना बनाएगी। साथ ही मामले से जुड़े आरोपी, गवाह और विसिल ब्लोअर से पूछताछ हो सकती है। अभी तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार सीबीआई की टीम व्यापम मुकदमे लेने आई है और जैसे जैसे काम बढ़ेगा उस हिसाब से हम डिसाइड करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई से 2 हफ्ते में रिपोर्ट मांगी है। 24 जुलाई तक रिपोर्ट कोर्ट को सौंपी जानी है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच से जुड़ी याचिका पर फैसला होगा। इस बीच कांग्रेस ने एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग की है। CBI is directed to take up the investigation, but we are still waiting that the monitoring of this investigation should be from the apex court, from the Supreme Court. That is what we are expecting. बीजेपी और इस मामले में विसिल ब्लोअर आनंद राय ने निष्पक्ष जांच की उम्मीद जताई है। पूरे व्यापम घोटाले का सीबीआई जांच करेगी। मुझको लगता है जो भी उसमें बादल छाए हैं वो निश्चित रूप से छटेंगे। उनके पास वो संसाधन है जिससे वो जांच अच्छी तरीके से कर सकते हैं। दूसरा, उनके पास अच्छे वकील हैं, क्योंकि सीबीआई स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर होते हैं जो कि कोर्ट में उन मामलों को ढंग से चलाते हैं। जिस तरीके से अभी जांच चल रही थी उससे तो हम बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं थे। सुप्रीम कोर्ट ने 9 जुलाई को व्यापम गड़बड़ी मामले और इससे जुड़े लोगों की संदिग्ध मौत की जांच सीबीआई को सौंप दी थी। इससे पहले मामले की जांच मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की निगरानी में एसआईटी कर रही थी। व्यापम भर्ती और दाखिला घोटाले में हाई प्रोफाइल पेशेवर, राजनेता और नौकरशाह समेत 2000 से ज्यादा लोग आरोपी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर में बीते 3 सालों के दौरान हुए सभी एनकाउंटर के मामले में केंद्र, राज्य सरकार और मानवाधिकार आयोग से विस्तृत रिपोर्ट तलब की है। कोर्ट ने फर्जी एनकाउंटरों के मामले पर सरकारों के रुख पर नाराजगी जाहिर की है और ऐसे 62 मामलों में रिपोर्ट तलब की जिसमें एफआईआर तक दर्ज नहीं की गई थी। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। आगे देखिए, हरारे में भारत और जिम्बाब्वे के बीच तीसरा और सीरीज का आखिरी वनडे आज। आजादी के बाद कैसे बदला परिवेश, कैसे बनी संसद, कैसे उठा देश। When the world sleeps, India will awake to life and freedom. कौन थे वो लोग जो दे गए हमको शानदार विरासत, लोकतंत्र की मजबूत इमारत। राज्यसभा टेलीविजन। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए रुक करते हैं कुछ और अहम खबरों का। देश में खुदरा महंगाई दर 8 महीने के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गई है। जून में महंगाई दर 5.4% रही, जबकि मई में ये 5.1% थी। जून में पेट्रोलियम, कपड़ा, घर, खाना समेत तमाम चीजों के दामों में तेजी दर्ज की गई। हालांकि इस दौरान चीनी के दामों में कमी आई, लेकिन ये कुल महंगाई पर खास असर नहीं डाल सकी। पिछले 1 महीने में दाल की कीमतों में 22% से ज्यादा वृद्धि हुई है, जबकि फल और सब्जियां पहले के मुकाबले 3.51% महंगी हुई हैं। इसरो ने साल 2016 से हर साल 10 प्रक्षेपण करने की महत्वाकांक्षी योजना तैयार की है। तिरुवनंतपुरम में इसरो के अध्यक्ष एएस किरण कुमार ने कहा कि अगले साल मार्च तक 7 से 8 उपग्रहों का प्रक्षेपण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि नेविगेशन सैटेलाइट IRNSS के बाकी बचे 3 उपग्रहों का अप्रैल तक प्रक्षेपण हो जाएगा। अब तक 4 उपग्रहों का सफल प्रक्षेपण हो चुका है। वहीं चंद्रयान 2 मिशन भी 2018 तक लॉन्च कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि सार्क सैटेलाइट का प्रक्षेपण
इस साल के आखिर तक हो जाएगा। साथ ही कहा कि स्पेस शटल पर भी काम चल रहा है। Many people are talking of space plane and all that, but otherwise this requires a lot of simulations using the wind tunnels and hypersonic wind tunnel. So significant amount of work has happened on this, and we still have a long way to go because this is just a beginning. जीपीएस आधारित जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन यानी गगन प्रणाली ने काम करना शुरू कर दिया है। गगन का इस्तेमाल विमान संचालन प्रणालियों को बेहतर करने में होगा। इसके साथ ही भारत विमानन क्षेत्र में इस तरह के अति आधुनिक नेविगेशन सिस्टम का इस्तेमाल करने वाले चुनिंदा देशों में शामिल हो गया है। अमेरिका, यूरोपीय यूनियन और जापान ही अब तक जीपीएस आधारित जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन का इस्तेमाल करते रहे हैं, लेकिन अब भारत भी इस विशेष क्लब में शामिल हो गया है। गगन प्रणाली के जरिए दूर दराज के इलाकों, खासकर समुद्र के ऊपर उड़ान भरते विमानों से संपर्क आसान हो जाएगा। गगन के इस्तेमाल से उन छोटे हवाई अड्डों पर भी विमान आसानी से उतारे जा सकेंगे जहां संचालन उपकरण नहीं है। Only covers civil aviation. It covers much more. So when will the ANCB? So I would suggest that let this capabilities at least be transmitted to the people, so that people can start thinking of how to utilize this asset which our country has. गगन प्रणाली पूरी तरह स्वदेशी है। इसका विकास एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान ने मिलकर किया है। गगन विमानों की भू आकाशीय स्थिति की बेहद सटीक जानकारी देता है। इसके साथ ही विमान की रफ्तार, उड़ान के वक्त ऊंचाई और भौगोलिक स्थिति के बारे में भी एकदम सही बताने में सक्षम है। गगन प्रणाली से एयर ट्रैफिक कंट्रोल पर काम का भी बोझ कम होगा। गगन के जीपीएस सिग्नल पश्चिम एशिया, बंगाल की खाड़ी, दक्षिण एशिया और अफ्रीका के सुदूर इलाकों में भी उपलब्ध होंगे। That is where in India when you test something, you can test anywhere in the world because all type of terrains, it can be islands, it can be hills, it can be Western Ghats, Eastern Ghats or the Northern Himalayas and the peaks and where we have the snow cover etc. that. And then type of a certification which goes from DGCA to and gives Airports Authority of India today. That means you can fly at all terrains with a lot of confidence. हालांकि गगन ने काम करना शुरू कर दिया है, लेकिन सभी विमानों में इसका रिसीवर लगने में अभी वक्त है। तब तक भारतीय विमान परंपरागत रेडियो सिग्नलों के सहारे उड़ान भरते रहेंगे। कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। अंतरिक्ष विज्ञान के लिए आज का दिन ऐतिहासिक है। 9 साल के लंबे सफर के बाद अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी का न्यू होराइजन यान आज प्लूटो के सबसे पास से गुजरेगा और सौर मंडल के सबसे दूर के ग्रह की तस्वीरें उतारेगा। दिल थाम कर बैठिए। 9 साल में 3 अरब मील की यात्रा के बाद नासा का न्यू होराइजन यान आज प्लूटो के पास से गुजरने वाला है। अंतरिक्ष विज्ञान में ये घटना पहली बार हो रही है, इसलिए दुनिया भर में उत्साह का माहौल है। पहली बार को यान प्लूटो की नजदीक से तस्वीर लेगा, लेकिन ये तस्वीरें कल ही मिल पाएंगी। And it's just really emblematic of that science at NASA never sleeps. And I don't think you will either for the next couple of days, but it will be exciting and I want to thank all of you for being here. न्यू होराइजन्स ने पहले भी प्लूटो की तस्वीरें भेजी हैं, लेकिन वो दूर से ली गई थीं। इससे पहले हबल टेलीस्कोप ने प्लूटो की बेहतरीन तस्वीरें उतारी थीं। यान के कैमरों को पहले ही कमांड दे दिए गए हैं, क्योंकि इतनी दूर संदेश पहुंचाने में काफी वक्त लगता है। We're going to do 100 times better than that. But the images made on Tuesday. We only have one spacecraft. We have to get this right. And now we're on Pluto's doorstep. And it's just thrilling. तस्वीरों के अलावा यान प्लूटो के वातावरण, तापमान और भूगर्भ के बारे में आंकड़े जुटाएगा। ये आंकड़े अगले साल अक्टूबर तक ही मिल पाएंगे। प्लूटो सौर कक्षा के सबसे दूर का ग्रह है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। आयकर रिटर्न भरने वालों को अब फाइल की गई रिटर्न की हार्ड कॉपी जमा करने से निजात मिल पाएगी। आयकर विभाग ने वन टाइम पासवर्ड आधारित ई फाइलिंग शुरू कर दी है। इसके तहत आयकर विभाग रिटर्न दाखिल करने पर एक वेरिफिकेशन पासवर्ड जारी कर देगा। इस सुविधा का इस्तेमाल करने के लिए एटीएम, आधार कार्ड या इंटरनेट बैंकिंग का लॉगिन होना जरूरी है। फिलहाल वो आयकर दाता जिनकी सालाना रिटर्न 5 लाख से कम है, इस सुविधा का फायदा उठा सकते हैं। कुछ और अहम अंतर्राष्ट्रीय खबरें। ईरान के साथ पश्चिमी देशों का ऐतिहासिक परमाणु करार अंजाम तक पहुंचने को है। वियना में दोनों पक्षों के बीच कई मसलों पर सहमति बन चुकी है।
ईरान के विदेश मंत्री जवाद जरीफ के चेहरे की मुस्कान परमाणु वार्ता की सफलता बयां करने के लिए काफी है। वियना में उन्होंने अपनी खुशी का इजहार कुछ इस तरह किया। वहीं यूरोपीय यूनियन की तरफ से वार्ता में शामिल फेडेरिका मोगेरिनी ने भी ऐतिहासिक करार को लेकर कुछ इस तरह की प्रतिक्रिया दी। विश्व शक्तियों और ईरान के बीच परमाणु वार्ता आखिरी दौर में पहुंच गई है। हालांकि अंतिम करार से पहले राजनयिक ब्यौरे को लेकर माथापच्ची जारी है। The talks continue in Vienna. The thing that I can tell you is that they have made genuine progress in those conversations, and I think even over the last week or so, there is progress, important progress that has been made. हालांकि इजराइल अब भी इस बातचीत के खिलाफ है। כנראה שיש מי שמוכן לעשות הסכם בכל מחיר, ואין דרך ואין רצון להימנע מהסכם רע זה. בכל מקרה, אנחנו לא התחייבנו להימנע מהסכם. मौजूदा दौर की बातचीत पहले ही 3 बार आगे बढ़ाई जा चुकी है। ऐतिहासिक करार होने पर ईरान को कड़े प्रतिबंधों से धीरे धीरे राहत दी जाएगी। वहीं ईरान के परमाणु संयंत्रों की अंतर्राष्ट्रीय निगरानी का भी रास्ता साफ हो सकेगा। ईरान के साथ अगर 5 ताकतवर देशों का समझौता होता है तो इसका असर मध्य पूर्व की राजनीति पर भी पड़ेगा। बातचीत में ईरान सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन के अलावा जर्मनी के प्रतिनिधि भी हिस्सा ले रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तीसरे बेलआउट पैकेज के लिए ग्रीस ने यूरोजोन से समझौता तो कर लिया, लेकिन प्रधानमंत्री अलेक्सिस सिप्रास के लिए इसे लागू करना चुनौती भरा होगा। ग्रीस में करार की कड़ी शर्तों का विरोध शुरू हो गया है। सरकार में शामिल सहयोगी दल भी विरोध में उतर आए हैं। ग्रीस की राजधानी एथेंस में संसद के सामने जुटे ये लोग बेल आउट पैकेज की कड़ी शर्तों का विरोध कर रहे हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने कुछ दिन पहले जनमत संग्रह में यूरोपीय यूनियन के प्रस्ताव को खारिज कर दिया था। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि ग्रीस के साथ फिर धोखा हुआ है। δώσει μήνυμα ο λαός, όπως έδωσε την προηγούμενη Κυριακή στις κάλπες, ότι αυτά τα μέτρα δεν είναι ανεκτά, δεν είναι επιτρεπτά. Πρέπει να σταθούμε περήφανοι, για πρώτη φορά στη ζωή μας πρέπει να σηκώσουμε ανάστημα. लोगों के विरोध के साथ प्रधानमंत्री अलेक्सिस सिप्रास को सहयोगी दलों का विरोध भी झेलना पड़ रहा है। ग्रीस सरकार में शामिल 13 सांसदों वाली इंडिपेंडेंट ग्रीक पार्टी ने कहा कि वो इन शर्तों को नहीं मानेगी। Θεωρώ ότι η συμφωνία αυτή είναι έξω από τη συμφωνία και πέρα από τη συμφωνία που κάναμε η πολιτική αρχή από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και την οποία ενέκρινε η Βουλή των Ελλήνων. ग्रीस सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती बेल आउट पैकेज को बुधवार तक संसद की मंजूरी दिलानी होगी। प्रधानमंत्री सिप्रास भी मानते हैं कि संसद की मंजूरी के रास्ते में कई दिक्कतें हैं। Σήμερα κρατάει την Ελλάδα σε συνθήκες χρηματοπιστωτικής ευστάθειας, δίνει δυνατότητες ανάκαμψης, ταυτόχρονα όμως ξέραμε από πριν यूरोप के कई दूसरे देश भी मानते हैं कि नए समझौते को लागू करना इतना आसान नहीं होगा। I think this deal gives that sort of stability a chance, but obviously there's a long way to go to put into place all the things that have been agreed. नए बेल आउट पैकेज के तहत ग्रीस को अगले 3 साल में 86 अरब यूरो की मदद मिलेगी। बदले में ग्रीस को पेंशन, वैट और श्रम कानूनों में सुधार करने होंगे। ग्रीस को 50 अरब यूरो की संपत्तियां भी अलग करनी होंगी, जिसका उपयोग कर्ज चुकाने में होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। खबरें खेल के मैदान से। आईपीएल के 8वें संस्करण में हुए भ्रष्टाचार और स्पॉट फिक्सिंग मामले को लेकर आज का दिन काफी अहम है। सुप्रीम कोर्ट की लोढ़ा कमेटी आज गुरुनाथ मयप्पन और राज कुंद्रा को लेकर अपना फैसला सुनाने वाली है। आईपीएल की टीम चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स की किस्मत का भी फैसला होने वाला है। चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स के अधिकारी मैचों में सट्टेबाजी करने के दोषी पाए गए थे। इस जांच में एन श्रीनिवासन पर भी गाज गिर सकती है। भारत और जिम्बाब्वे के बीच आज तीसरा वनडे हरारे में खेला जाएगा। अंजिंक्य रहाणे की अगुवाई वाली टीम इंडिया 3 मैचों की 1 दिवसीय श्रृंखला में पहले ही 2-0 से अजय बढ़त हासिल कर चुकी है। आज भारत की निगाहें क्लीन स्वीप पर होंगी। वहीं मेजबान टीम इस आखिरी वनडे में जीत हासिल करना चाहेगी। टीम इंडिया ने पहला मैच में 4 रन से जीत हासिल की थी, वहीं दूसरे मैच में 62 रनों से जीत हासिल की।
महाराष्ट्र के नासिक और त्र्यंबकेश्वर में आज से सिंहस्थ कुंभ मेला शुरू हो गया है। इसके लिए साधु संत और श्रद्धालुओं का नासिक पहुंचना शुरू हो गया है। 12 साल में एक बार होने वाला ये मेला 25 सितंबर तक चलेगा। इसमें 4 करोड़ श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद है। नासिक में पवित्र गोदावरी नदी के तट पर वैदिक मंत्रोच्चार और पूजा पाठ के साथ आज से कुंभ मेला शुरू हो गया है। 12 साल में होने वाले कुंभ की शुरुआत नासिक के रामकुंड और त्र्यंबकेश्वर के कुशवर्थ तीर्थ में ध्वजारोहण के साथ हुई। इस मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी मौजूद थे। नासिक और त्र्यंबकेश्वर में 25 सितंबर तक कुंभ मेला चलेगा। नासिक में 29 अगस्त, 13 सितंबर और 18 सितंबर को शाही स्नान होगा। वहीं त्र्यंबकेश्वर में 29 अगस्त के अलावा 13 और 25 सितंबर को शाही स्नान होगा। मैं अपना सौभाग्य मानता हूं कि इस ध्वजारोहण के अवसर पर मुझे भी यहां पर उपस्थित रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है और आज से शुभारंभ हो रहा है यहां पर कुंभ का। कुंभ मेले के लिए 315 एकड़ से ज्यादा जमीन पर साधु ग्राम बसाया गया है। वहीं सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरे और जवानों को तैनात किया गया है। भारत के 12 ज्योतिर्लिंग में एक त्र्यंबकेश्वर में है और गोदावरी नदी भी यहीं से निकली है। धार्मिक मान्यता के मुताबिक नासिक उन 4 जगहों में से एक है जहां अमृत कलश से अमृत की कुछ बूंदें गिरी थीं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। छत्तीसगढ़ में 4 पुलिसकर्मियों का अपहरण। बीजापुर जिले में नक्सलियों ने बस से उतार कर किया अगवा। जवानों की तलाश जारी। मध्य एशिया और रूस की यात्रा से लौटे प्रधानमंत्री। दौरे को बताया ऐतिहासिक। शंघाई सहयोग संगठन की पूर्ण सदस्यता बड़ी कामयाबी। कई देशों के साथ हुए अहम करार। इसरो का 2016 से हर साल 10 प्रक्षेपण का लक्ष्य। इसी साल दिसंबर तक छोड़ा जाएगा पहला सार्क सैटेलाइट। सबसे दूर के ग्रह प्लूटो के करीब से गुजरेगा नासा का यान। खींचेगा नई तस्वीरें। वातावरण, तापमान और भूगर्भ के जुटाएगा आंकड़े। और आस्था का महापर्व कुंभ नासिक और त्र्यंबकेश्वर में आज से शुरू। गृह मंत्री की मौजूदगी में ध्वजारोहण। 25 सितंबर तक 4 करोड़ श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद।